प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स एजुकेटर्स पर हार्दिक स्वागत है। आज जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि क्रेमर का जो नियम है वो अपन लोग पढ़ेंगे। क्रेमर नियम पर ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट मैथ्स के पेपर में ये समझिए कि एक क्वेश्चन तो 100% आता है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है और आप लोग आनंद उठाइए इस सेशन का। तो अपन लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्रेमर नियम से क्या करते हैं, किस काम में आता है क्रेमर नियम? जो अपना रेखिक समीकरण निकाय होता है चरों का, उसके हल जो हैं वो अपन लोग इस क्रेमर नियम से देखते हैं कि हल उसके कैसे आएंगे और क्या उसके हल आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रेमर नियम को। रेखिक समीकरण निकाय के हल ज्ञात करना, अपनी जो आज की जो हेडिंग है वो यहां से स्टार्ट होती है। क्रेमर नियम द्वारा रेखिक समीकरण निकाय के हल ज्ञात करना। इस वाली बात पे अपन लोग चर्चा कर रहे हैं आज। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रेखिक समीकरण निकाय है वो दो चरों का भी हो सकता है और तीन चरों का भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों के सामने दो चरों का एक रेखिक समीकरण निकाय लिखता हूं और तीन चरों का एक रेखिक समीकरण निकाय लिखता हूं। तीन चरों का लिखूंगा तो मुझे तीन इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी और दो चरों का लिखूंगा तो दो इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि जितने अननोन वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशंस की अपने को आवश्यकता होती है। तो देखिए, ये तो है आपका दो चरों का a1x प्लस b1y। अब प्लस c1 बराबर भी जीरो कर सकते हैं, कांस्टेंट को आप उधर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कांस्टेंट को या तो उस साइड में रखना है या फिर इस साइड में रखना है सभी इक्वेशंस में। जैसे अपन लोग इधर रख लेते हैं। ये दो चरों का दिख रहा है। चर कौन है इसमें? x और y इसमें चर हैं और घातें कितनी हैं? एक एक है ना। इसलिए एक एक घात है, तब तो अपन लोग इसको रेखिक बोल रहे हैं, ठीक है। और ये एक सिस्टम है पूरा, दो इक्वेशंस को एक साथ बोल रहे हैं तो अपन लोग निकाय कह रहे हैं। और समीकरण ये है ही, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इसमें दिख रही है। अच्छा, ये दो चरों का रेखिक समीकरण निकाय है। और एक है स्टूडेंट, ये देखो मैं तीन चरों का रेखिक समीकरण निकाय भी लिख देता हूं। a1x, ये लो तीन चर हैं इस बार, एक्स वाई जेड। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, आनंद आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो। देखो, ये तीन चरों का है और ये दो चरों का है। देखो, अगर कोई भी समीकरण निकाय के अगर हल संभव होते हैं हल, तब वो निकाय संगत निकाय कहलाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। और अगर किसी निकाय के हल संभव नहीं होते हैं तो वो निकाय असंगत निकाय कहलाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो संगत निकाय और असंगत निकाय का आपको पता लग गया किसको कहेंगे। अब जो हल हैं, वो हल की जो प्रकृति है वो दो प्रकार से अपन लोग डिफाइन करेंगे। एक तो अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन हो किसी निकाय के, और एक अनंत हल हो। हालांकि अद्वितीय हल निकाय के हैं तो भी हम लोग संगत निकाय कहेंगे, और अगर हल अनंत है तो भी अपन लोग उसको संगत निकाय कहेंगे, और अगर हल है ही नहीं तब अपन लोग उसको असंगत निकाय कहेंगे। अब स्टूडेंट, अद्वितीय हल से क्या मतलब है?
जैसे दो चरों वाला है आपका रेखिक समीकरण निकाय, तो अगर आपको x और y का एक एक मान मिल जाए ऐसा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तो वो जो हल है वो क्या कहलाएगा? अद्वितीय हल कहलाएगा। और अगर आपको बहुत सारे x और y के मान पेयर्स में मिल जाएं जो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करें, तो वो फिर जो हल है वो अनंत हल कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन लोग तीन चरों वाले के लिए कह सकते हैं कि भैया एक्स वाई जेड के आपको एक ट्रिपलेट ऐसा मिल जाए, एक्स वाई जेड का एक ट्रिपलेट ऐसा मिल जाए जो इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे, तो वो जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। और अगर आपको इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो जो इनफाइनाइट ट्रिपलेट जो है वो फिर आप लोगों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन की स्थिति को क्रिएट कर देंगे। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? और अपन लोग क्रेमर नियम से यही जानना चाहेंगे कि इस रेखिक समीकरण निकाय के जो हल हैं वो अद्वितीय कब होंगे, हल अनंत कब होंगे, और हल जो है वो कब नहीं होंगे। इसी बात की चर्चा जो है वो अपन लोग क्रेमर नियम से करना सीखेंगे। तो क्रेमर नियम क्या कहता है वो सुनिएगा। क्रेमर नियम ये कहता स्टूडेंट, एक्स बटे डेल्टा एक्स बराबर वाई बटे डेल्टा वाई। दो चरों वाले के लिए लिख रहा हूं पहले तो मैं, बराबर एक बटे डेल्टा। ये तो दो चरों वाले के लिए हो गया। अब पहले और आखिरी पद से अगर मैं एक्स का वैल्यू निकाल लूं तो कितना लिखा जाएगा? डेल्टा एक्स बटे डेल्टा। आप चिंता मत करो, मैं सब चीजें बताऊंगा ये क्या क्या है। और इससे वाई लिखूं तो कितना होगा? बोलो, डेल्टा वाई बटे डेल्टा। ठीक है, यहां पर अपन लोग बात करेंगे कि डेल्टा एक्स कौन है, डेल्टा वाई कौन है, डेल्टा कौन है, ये सब बताएंगे आपको। ऐसे ही जैसे तीन चरों वाले के लिए क्रेमर नियम ऐसे यूज होगा, एक्स बटे डेल्टा एक्स, वाई बटे डेल्टा वाई और जेड बटे डेल्टा जेड बराबर आपका एक बटा डेल्टा। अब पहले और आखिरी पद से एक्स कितना आएगा बताओ? डेल्टा एक्स बटे डेल्टा। और दूसरे और आखिरी से वाई आएगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा। और जेड कितना आ जाएगा भैया इससे? ये एक्स वाई जेड के मान हमें प्राप्त हो गए। तो क्रेमर नियम बहुत ही काम की चीज है। देखो, आपका जो समीकरण निकाय है उसके हलों के बारे में हम इससे जानेंगे कि हल कैसे है। अब देखो भाई, ये डेल्टा तो कौन है दो चरों वाले में, डेल्टा एक्स कौन है, डेल्टा वाई कौन है, ये भी तो आपको हम डिफाइन करके बताएं। तो स्टूडेंट डेल्टा में क्या करना है आपको? आपको कांस्टेंट को छोड़ देना है इसमें, और जो एक्स और वाई के जो गुणांक हैं उनसे आपको एक सारणी का निर्माण करना है। तो a1 b1 a2 b2। एक बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि कांस्टेंट या तो दोनों समीकरणों में उधर होना चाहिए या दोनों समीकरणों में इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक समीकरण में उधर है एक में इधर है, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। उसके अंदर भी आप लोग को इसी बात का ध्यान रखना है, कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए। तो डेल्टा में क्या होगा? ये कांस्टेंट नहीं आएगा, ओके। उसके बाद में डेल्टा एक्स में क्या होगा? डेल्टा एक्स में एक्स वाला गुणांक छूटेगा। कौन सा? एक्स वाला गुणांक। और जो छूटेगा ना उसकी जगह कांस्टेंट आएगा। तो एक्स वाला गुणांक छूटेगा तो उसकी जगह कांस्टेंट आएगा, तो C1 C2 और ये B1 B2, ये डेल्टा एक्स हो गया। और डेल्टा वाई जो है उसमें वाई वाला गुणांक छूटेगा, और जो छूटेगा उसकी जगह कांस्टेंट आएगा, है ना। तो क्या होगा? A1 A2। और बताओ, यहां वाई वाला गुणांक छूटेगा, यहां कौन आएगा? C1 C2। ठीक है, ये सब मान आप लोगों को मिल गए। ये तैयारी अपन ने कर रखी है, अपन लोग अभी कुछ बातें करेंगे। हाँ, अब इधर आ जाओ। इसमें भी मैं आपको पहले डेल्टा एक्स है, डेल्टा है, डेल्टा वाई है, डेल्टा जेड है, डिफाइन करके बता देता हूं। तो डेल्टा तो कौन है? कांस्टेंट नहीं आएगा, मतलब ये D1 D2 D3 नहीं आएगा। तो इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2
A3 B3 और C3 आएगा, है ना। और डेल्टा एक्स में एक्स वाला नहीं आएगा, एक्स वाला छूटेगा, और जो छूटेगा उसकी जगह कांस्टेंट आएगा। बोलो D1 D2 D3, है ना। और ये वाला गुणांक नहीं आएगा। फिर बताओ B1 B2 B3, और यहां क्या आएगा C1 C2 और C3। डेल्टा वाई डिफाइन करो। डेल्टा वाई में वाई वाला गुणांक नहीं आएगा तो A1 A2 A3, और जो गुणांक नहीं आएगा उसके जगह कांस्टेंट आएगा। D1 D2 D3, C1 C2 C3। और डेल्टा जेड में क्या आएगा स्टूडेंट, तुमको पता ही है, जेड वाला जो गुणांक है नहीं आएगा, उसके जगह कांस्टेंट आएगा। तो क्या आएंगे बताओ, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और बोलो अब क्या आएगा D1 D2 और D3। तो जहां तक ये सब मान ज्ञात करने का सवाल है, आपको ये बात समझ में आ गई कि आप ये मान कैसे ज्ञात करने वाले हैं। ओके, अब मैं आपसे कुछ डिस्कशन शुरू करता हूं, उसको आप समझिएगा, सुनिएगा। देखो, ये जो क्रेमर नियम है, इस क्रेमर नियम को हम लोग इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, एक्स वाई का वैल्यू हम लोग इस प्रकार से निकाल रहे हैं। ये वाली वैल्यूज आपको निकालने आ गई, तो मैं एक बार नेक्स्ट पेज ले लेता हूं और नेक्स्ट पेज पे काम कर लेते हैं अपन लोग। हम देखो क्रेमर नियम क्या था, एक्स का वैल्यू कितना बता रहे थे तुम लोग मेरे को, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा, और वाई का वैल्यू क्या बता रहे थे, ये दो चरों वाले में तो ये बता रहे थे आप लोग, और तीन चरों वाले में क्या बता रहे थे मेरे को आप, एक्स तो ये है और वाई ये है और जेड तुम्हारा ये है, ऐसे तो बता रहे थे, और बाकी सब तुमको आ ही रहा था। ये मान कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं, अगर आपका जो रेखिक समीकरण निकाय है उसके लिए डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है, मतलब जो आपने डेल्टा निकाला उसका मान अगर 0 नहीं है, तब डेल्टा एक्स और चाहे डेल्टा वाई कैसे भी आए, कुछ भी आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे इसके अंदर भी मैं आपसे बात कह देता हूं कि अगर डेल्टा 0 नहीं है तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड के मान कुछ भी आए, चाहे 0 आए चाहे नॉन 0 आए, आपको एक्स वाई जेड के एक एक मान मिल जाएंगे। ये 0 नहीं आया तो देखो, यहां अपने को पता है कि यहां पे अपने को क्या लिखना है, पता है ना, डेल्टा लिखना है। हाँ, तो अगर ये 0 नहीं आया तो फिर एक्स वाई जेड के अपने को एक एक मान मिल जाएंगे, और एक एक मान मिलने का मतलब वो फिर आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहां पे अगर अपन लोग बात करें डेल्टा 0 नहीं आया तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के चाहे कैसे भी मान आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा 0 नहीं आया तो एक्स और वाई का भी एक पेयर अपने को मिल जाएगा, है ना, जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। आई समझे, दोनों इक्वेशंस आपको पता है ना, ये वाले दोनों इक्वेशंस, ये वाले दोनों इक्वेशंस, है ना। मतलब ये अगर डेल्टा का वैल्यू अगर 0 नहीं हुआ तो फिर आपको एक्स और वाई का एक पेयर आपको मिलने वाला है जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही अगर डेल्टा का मान 0 नहीं आया तो आपको एक्स वाई जेड का फिर एक ट्रिपलेट ऐसा मिलने वाला है, एक ट्रिक आपको ऐसा मिलने वाला है जो इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेगा, एक साथ सेटिस्फाई करेगा, और वो जो ट्रिपलेट है वो इसका क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसा समझ में। तो आप लोग यूं कह रहे थे कि डेल्टा अगर 0 नहीं है तब समीकरण निकाय कैसा होगा भैया, समीकरण निकाय संगत होगा एवं निकाय के हल, निकाय के हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। ठीक है भैया, ये वाली चीज इसमें लिख देते हैं। हाँ, तब
ये बात हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या क्या बात बनने वाली है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तब भी समीकरण निकाय कैसा होगा, ये वाला 3 चरों वाला भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, निकाय संगत होगा, एवं निकाय का जो हल है वो कैसा होगा, हल अद्वितीय होंगे। निकाय के हल कैसे होंगे भैया, अद्वितीय होंगे। ये वाली चीज तुमको समझ में आ गई। अब डियर 2 नंबर बात कर रहा हूं तुमसे मैं, अगर ये 0 हो गया, क्या हो गया, 0, अच्छा और वो भी क्या हो गए, वो भी 0 हो गए। देखो क्या कह रहा हूं, यदि डेल्टा 0 हो गया एवं ये दोनों भी 0 हो गए तो आपके साथ क्या होने वाला है, सुनिए, x बराबर आएगा 0/0 और y बराबर आएगा 0/0। अब 0/0 स्टूडेंट इनडिटरमिनेट वैल्यू होती है, अनिर्धारित मान होता है, इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं एक छोटी सी आपको इसके लिए थोड़ी कहानी बताऊं, जैसे अपन लोग यूं कहते हैं ना कि 2 और 3 का गुणा कितना होता है, 6 होता है, कहते हैं ना ऐसा। तो अपन लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि जो आपका 3 है उसके बराबर क्या आएगा, 6/2, ऐसा कह सकते हैं अपन लोग कि 2 गुणा 3 6 होता है, तो 3 के बराबर 6/2 भी कर सकते हैं, 2 के बराबर 6/3 भी कर सकते हैं, ऐसा अपन लोग कह सकते हैं। यहाँ से ऐसी बात समझ में आ रही है आपको। तो मैं इसी बात को थोड़ा सा यहाँ ऐसे लगाऊं कि 2 और 0 का गुणा कितना होता है, 0 होता है ना। तो फिर देखो ये 0/0 कितना आ गया है, 2 आ गया। ऐसे मैं कहूंगा कि 3 और 0 का गुणा कितना होता है, 0 होता है, तो 3 क्या हो गया, 0/0 हो गया। ऐसे ही 100 इंटू 0 है, वो भी 0 होता है, तो 100 बराबर क्या आ गया, 0/0 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो, अच्छा 0 गुणा 0 0 होता है, 0 में कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, वो वाला नियम लगाएंगे तो 0 आएगा। अच्छा उस संख्या में उसी का भाग देते हैं तो 1 आता है। देखो 1 गुणा 0 बराबर 0 होता है, तो सारे नियम लग रहे हैं आपके। देखो है, किसी संख्या में उसी का भाग देते हैं तो 1 आ रहा है, 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, बाकी 0/0 तो 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है ना। तो क्या समझ में आता हुआ कि 0/0 का जो वैल्यू है वो तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब तुमको ये वाली बात समझ में आई कि जो हमारे को ये जो x और y के जो मान यहां दिख रहे हैं, ये वाले जो x और y के मान जो हमें दिख रहे हैं, ये तो कितने पेयर्स में लिख सकते हैं अपन लोग, हैं भाई। कभी इसको 1 लिख देंगे, कभी इसको 2 लिख देंगे, हैं मन करेगा तो इसका मान 2 लिख देंगे, इसका 3 लिख देंगे। तो ऐसे आप लोगों को x और y के इनफाइनाइट जो पेयर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, है ना, जो आपकी इक्वेशन है उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या सीन समझ में आता हुआ, ये वाली बात तुमको समझ में आ गई होगी कि इस परिस्थिति के अंदर निकाय के जो हल हैं वो अनंत होंगे। कैसे, कितने होंगे, अनंत। और निकाय संगत रहेगा ही, कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा ही आपका, है ना। तो क्या बात बनी अपनी, तब निकाय फिर से संगत होगा, तब निकाय संगत होगा भैया, फिर से संगत होगा, एवं निकाय के हल कितने होंगे भैया, कितने हल बताए रे, हल अनंत होंगे। ये वाली बात तुमको समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे ये वाली चीज अपन लोग इसके अंदर भी लिख देते हैं कि डेल्टा क्या हो, 0 हो, और डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z वो तीनों ही 0 हो जाए, डेल्टा भी 0 हो जाए तो x बराबर भी 0/0, y बराबर भी 0/0, z बराबर भी 0/0, तब क्या होगा, तब भी निकाय संगत होगा।
तब निकाय संगत होगा। एवं निकाय के जो हल हैं वो कितने होंगे स्टूडेंट? निकाय के जो हल हैं वो अनंत होंगे। ये लो भैया, ये 2 नंबर की बात हो गई। हल हल कैसे होंगे? अनंत। हल कैसे होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है ना? तीसरी स्थिति देखो क्या है। अगर स्टूडेंट डेल्टा 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, लेकिन इनमें से कोई एक मान, मतलब एटलीस्ट 1 वैल्यू, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में से कम एक मान 0 नहीं हुआ। हो सकता है दोनों 0 नहीं हुए हो, लेकिन कम से कम एक मान 0 नहीं हुआ। एक मान 0 नहीं हुआ तो नीचे तो 0 पड़ा है, और ऊपर नॉन 0 वैल्यू है, तो वैल्यू कैसी हो गई? इनफाइनाइट हो गई। इसका मतलब एक्स और वाई में से या तो दोनों वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएंगी, या एक वैल्यू तो इनफाइनाइट हो ही जाएगी, है ना? तो उस केस में निकाय का जो हल है वो संभव नहीं होगा, और जो आपका निकाय है वो असंगत निकाय बन जाएगा, और निकाय का फिर कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है? इसमें भी ऐसे ही होगा कि डेल्टा अगर 0 हो गया, और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों में से अगर कम से कम एक मान नॉन जीरो हो गया, तो वो एक मान नॉन जीरो होते ही क्या कर देगा? इनफाइनाइट बना देगा किसी न किसी वैल्यू को, एक्स या वाई या जेड में से किसी न किसी को अनंत बना देगा, है ना? और अगर कोई भी एक मान अनंत बन गया तो फिर आपको पता ही है, ट्रिपलेट तो पूरा रियल नंबर का पॉसिबल हुआ ही नहीं ना, तो फिर निकाय का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। ठीक है? आगे समझ में बात? और तीनों नॉन जीरो हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं, तीनों इन्फिनिटी हो जाएंगे। दो नॉन जीरो हो गए तो दो इन्फिनिटी हो जाएंगे। एक नॉन जीरो हुआ तो एक तो इन्फिनिटी होगा ही ना, और फिर एक अगर इन्फिनिटी हो गया तो फिर पूरा ट्रिपलेट संभव नहीं होगा, इधर इसमें पूरा पेयर संभव नहीं होगा। तो मैं क्या लिखता हूं? यदि डेल्टा 0 हो एवं डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इसमें दो ही है तक क्या? इसमें दो है तो दो के बारे में लिख देते हैं, उसमें तीन है तो तीन के बारे में लिख देंगे, है ना? आ जाओ। हाँ, एम डेल्टा डेल्टा वाई में से कम से कम, इनमें से कम एक मान अशून्य हो। तब स्टूडेंट निकाय जो है ना वो कैसा हो जाएगा? असंगत होगा, है ना? एवं निकाय का कोई भी हल संभव नहीं होगा। ये वाला सीन है। ऐसे इसमें लिख देते हैं अपन लोग, यदि डेल्टा 0 हो गया एवं डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कम एक मान अशून्य हो गया, नॉन जीरो, कम से कम एक मान अशून्य हो, तब निकाय असंगत होगा एवं निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। नो सॉल्यूशन।
तो इस तरह से हम लोग जो है वो अपना जो रेखिक समीकरण निकाय है उसके हलों के बारे में क्रेमर नियम से जान सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है। तो आपने ये समझा होगा अपने जो सेकंड ग्रेड में जो थर्ड ग्रेड में जो क्वेश्चन आता है वो 3 चरों वाले रेखिक समीकरण निकाय से ज्यादातर पूछा जाता है। तो आपको क्या समझ आया? डेल्टा एक्स निकाल लो, डेल्टा निकालो। सबसे पहले तो डेल्टा ही निकाल लो। देखो डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना तो आपको आगे कुछ नहीं करना। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आपको कुछ नहीं करना। क्या उत्तर दे दोगे? यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर मान लो डेल्टा 0 आ गया तो फिर आपको डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब डेल्टा एक्स 0 आ गया तो फिर डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा, वो भी 0 आ गया तो फिर डेल्टा जेड निकालना पड़ेगा, वो भी 0 आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला सीन बन गया। अच्छा, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि डेल्टा 0 आ गया मान लो, फिर डेल्टा एक्स नॉट 0 आ गया, नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो आ गया तो आप सीधा इसमें एंट्री कर गए, इसमें इस वाले पार्ट में। ठीक है, अच्छा डेल्टा एक्स मान लो 0 आ गया, फिर डेल्टा वाई नॉन जीरो आ गया तो भी इसमें आ गए। डेल्टा भी 0 आ गया, डेल्टा एक्स भी 0 आ गया, डेल्टा वाई भी 0 आ गया, डेल्टा जेड नॉन जीरो आया तो भी इसमें आए, है ना। तो वो तो पता लगेगा कि हम लोग कहां पे स्टॉप करके अपना उत्तर दे देते हैं। डेल्टा पहले निकालेंगे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता तो आपका उत्तर तय हो गया। डेल्टा 0 आ गया तो फिर आपको डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड के मानों के आधार पर निर्धारण करना है कि कौन सी वाली सिचुएशन है, ये वाली है या फिर ये वाली सिचुएशन है। उसके आधार पर आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो आपकी ग्रेड जो फर्स्ट की एग्जाम है उसमें आपको पूछा गया था। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है, अभी मैं आपके सामने लिखता हूं। एक क्वेश्चन ऐसे है, ले लें क्या? क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़े शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलो जी, अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक समीकरण निकाय दिया हुआ डियर, समीकरण निकाय है हमारे सामने, लिख रहा हूं मैं। ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ग्रेड फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है सुनिएगा। x प्लस 2y प्लस समीकरण निकाय है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 1। उसके बाद में है 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 2। और एक समीकरण है 5x प्लस 5y प्लस 2z बराबर 4। और इसके आगे लिखा है समीकरण निकाय है के हल है। पहला ऑप्शन दिया अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस तरह से आपको इस प्रश्न के ऑप्शन दे दिए। तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए जैसे आपको सीक्वेंस का पता ही, अपन लोग डेल्टा निकालेंगे सबसे पहले। आओ, तो ये छोड़ देंगे, ये गुणांकों से बनाएंगे 1 2 3 2 1 3 5 5 2। ये लो डेल्टा निकालते हैं पहले। डेल्टा 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 जेड नहीं निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे। 1 इंटू, देखो ये चिन्ह आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस के चिन्ह लेते हैं। 1 इंटू बोलो कितना, 2 माइनस 15, फिर माइनस का 2 इंटू, इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो 4 माइनस 15, हाँ इसको छोड़ो इसको छोड़ो 10 माइनस 5 माइनस 13 प्लस का 22 और प्लस का 15। 15 में से 13 गया 2 और 22 और 2 कितना हो गया, 24 हो गया। अब जैसे आपको पता लग गया कि ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आपका उत्तर तो अद्वितीय हल हो ही गया। ठीक है, अब मान लो किसी की ये इच्छा हो जाएगी यार अद्वितीय हल तो गया और ये मन कर रहा हो कि वो अद्वितीय हल
कौन कौन से हैं, तो फिर आप लोग क्या करो, तो फिर तुम लोग डेल्टा एक्स भी निकालो, डेल्टा वाई भी निकालो, डेल्टा जेड भी निकालो उन अद्वितीय हलों को ज्ञात करने के लिए। तो चलो निकाल लेते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड के मान निकालने की भी, है ना। हाँ, डेल्टा एक्स में कांस्टेंट सबसे पहले आएगा 1 2 4। अच्छा, एक्स वाला छूटेगा ही, 2 3 1 3 5 2, है ना। चलो चिन्ह प्लस माइनस प्लस है, 1 इंटू इसको छोड़ो तो 2 माइनस 15, फिर माइनस का 2 इंटू इसको छोड़ेंगे तो 4 माइनस 12, प्लस 3 इंटू इसको छोड़ेंगे 10 माइनस 4, तो माइनस 13 प्लस का 16 प्लस का 18। अब देखो ये 3 तो ये बस गया, 18 3 21, है ना। ऐसे ही अपन लोग डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई में वाई वाला छूटेगा 1 2 5, वाई वाला छूटेगा, उसके कांस्टेंट आएगा 1 2 4, फिर 3 3 2, है ना। प्लस माइनस प्लस, बोलो 1 इंटू इसको छोड़ो 4 माइनस 12, माइनस 1 इंटू इसको छोड़ेंगे 4 माइनस 15, हाँ बोलो 8 माइनस 10, माइनस 8 प्लस का 11 माइनस का 6, तो माइनस का 14 प्लस 11 माइनस का 3 आ गया। ऐसे ही अपन लोग डेल्टा डेल्टा में निकल गया, तो एक डेल्टा जेड यहां निकाल लेते हैं, है ना। तो जेड छूटेगा इसमें 1 2 5 2 1 5, जो छूटेगा उसको कांस्टेंट आएगा 1 2 4। तो बोलो 1 इंटू इसको छोड़ें 4 माइनस 10, इसको छोड़ें 8 माइनस 10, इसको छोड़ें 10 माइनस 5, तो माइनस का 6 प्लस का 4 और प्लस का 5, 5 4 9 माइनस 6 कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरह से अपन लोगों ने डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सबके मान निकाल लिए। तो फिर एक्स बता दो, एक्स बोलो, आदित्य हल निकाल रहे हैं अपन लोग, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा। तो डेल्टा एक्स तो कितना है अपना, डेल्टा एक्स तो देखो अपने पास 21 है क्या, और ये डेल्टा अपना पास 24 है, तो 21 बटे 24 आ गया डेल्टा, ये आपका एक्स। वाई आ जाएगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा, तो डेल्टा वाई कितना है अपने पास, माइनस का 3, है ना, और बट्टे में डेल्टा कितना आया 24। ओके, ऐसे ही जेड आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा जेड बटे डेल्टा, तो डेल्टा जेड कितना आया अपने पास 3 आया, और 3 बटा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा ऐसे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये यूनिक सॉल्यूशन भी आप लोगों ने निकाल लिया कि वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, वो ट्रिपलेट आप लोगों ने पता कर लिया। तो सारा का सारा सिस्टम इस प्रकार से आप लोगों का क्रेमर नियम से बनने वाला है। अब मैं आपको इसके अंदर एक अपडेटेड चीज है, वो क्या है कि समघाती जो आपका रेखिक अवकल समीकरण है उसके हलों को अपन लोग कैसे डिफाइन करेंगे, समघाती रेखिक अवकल समीकरण। तो समघाती रेखिक अवकल समीकरण में क्या चीज होगी, होमोजीनियस है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम के जो सॉल्यूशन है उनको अपन लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इस वाली बात पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ये वाली बात पे तुम लोग जानना चाहेंगे। ये वाली चीज तुमको समझ में आ गई मेरे हिसाब से अच्छे से। चलो, समघाती जो आपकी रेखिक अवकल समीकरण है, तीन चरों वाली समघाती रेखिक समीकरण, अवकल समीकरण का नाम आ गया समघाती रेखिक समीकरण निकाय के हल। इसमें स्टूडेंट आपको दो प्रकार के नाम देखने को मिलेंगे इसमें। पहली बात तो समघाती जो समीकरण निकाय है वो किस तरह का होता है वो आपको दिखाऊं मैं, तीन चरों का, 0 0 1
ये देखो, अब इसमें एक एक पावर है, एक्स वाई जेड की एक एक पावर है, कांस्टेंट का टर्म नहीं है। तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके सॉल्यूशन के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो आपका समघाती जो रैखिक समीकरण निकाय होता है वो हमेशा ही संगत होता है। इसके हल जो है वो विद्यमान आपको हमेशा ही मिलते हैं। अब हल हैं वो आपको दो प्रकार के मिल सकते हैं। एक ट्रिपलेट तो तुमको अच्छे से दिखाई दे रहा है, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0, जो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0 तीनों में रख दो, वो तीनों को संतुष्ट करेगा। तो एक तो 0 0 0, ये तुमको समझ में आता हुआ है ना। ये जो हल है ये इस समीकरण निकाय का ट्राइवल सॉल्यूशन कहलाता है स्टूडेंट, ट्राइवल सॉल्यूशन, तुच्छ हल, तुच्छ हल। और ये कब संभव होगा? जब इसके लिए डेल्टा का मान नॉट इक्वल टू 0 हो। शर्त यह है, ये वाली शर्त है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, तब ये जो सॉल्यूशन है इसका एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0 प्राप्त होगा इसका सॉल्यूशन। आपको पता ही है कि जैसे आपको जब अपने जो क्रेमर नियम देखा है उससे डेल्टा एक्स बटे डेल्टा देखा है, वाई जो है वो डेल्टा वाई बटे डेल्टा देखा है, और जेड जो है वो डेल्टा जेड बटे डेल्टा देखा है। तो स्टूडेंट जैसे आपको ज्ञान है कि जैसे डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा वाई होता है, डेल्टा जेड होता है, तो उसमें कांस्टेंट तो आता ही है ना। डेल्टा एक्स में एक्स वाला छुटता है उसकी जगह कांस्टेंट आ जाता है, डेल्टा वाई में वाई वाला छुटता है उसकी जगह कांस्टेंट आ जाता है, डेल्टा जेड में जेड वाला छुटता है उसकी जगह कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे 0 है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि इस सिस्टम के लिए ये हमेशा ही आपको ऐसा मिलने वाला है। ये वाले मान तो आपको ऐसे मिलने वाले हैं हमेशा ही, है ना। अब एक डेल्टा जो है ना वो दो प्रकार की स्थिति क्रिएट कर सकता है इस सिस्टम के लिए। डेल्टा की दो स्थिति क्या क्या हो सकती है? एक तो वो नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, एक वो इक्वल टू 0 हो सकता है डेल्टा। ये तो 100% होगा। ये तो इस सिस्टम के लिए हमेशा ही आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया d1 d2 d3 0 है, और d1 d2 d3 डेल्टा एक्स लिखो चाहे वाई लिखो चाहे जेड लिखो, उसमें d1 d2 d3 कॉलम में आता है और एक कॉलम में आता है, और वो सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो वो जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू 0 आएगा। अब डेल्टा जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ ना, तब तो तुम्हारा ये तो 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये नॉन 0 है। अगर ये नॉन 0 तो फिर तुम्हारी ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति क्रिएट हो जाएगी, ये जो मैंने आपके सामने लिखी ये वाली स्थिति, ट्राइवल सॉल्यूशन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आपके सामने जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, उसकी शर्त मैंने आपके सामने लिख दी। 2 नंबर बात है स्टूडेंट, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ये किन्हें कहेंगे? यदि एक्स वाई जेड में से कम से कम एक मान अशून्य प्राप्त हो, अशून्य हो। तीनों में से कम एक मान क्या हो? आपका नॉन जीरो हो। तीनों मान एक साथ नॉन जीरो हो जाएंगे तब तो आपका ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएगा। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, अब जैसे मान लो तुम्हारा ये जो डेल्टा है वो क्या है? 0 है, ये 0 है, ये 0 है, डेल्टा 0 है, ठीक है। और जो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड है वो भी तीनों कैसे हैं? वो भी तीनों क्या है? 0 है, वो तो 100% 0 है, और ये भी 0 है। तो एक्स बराबर 0/0, वाई बराबर 0/0, जेड बराबर 0/0, ठीक है। तो उन 0/0 में से कोई ना कोई एक मान क्या आना चाहिए? आपका नॉन जीरो आना चाहिए। मतलब एक्स वाई जेड में से तीनों में से कोई न कोई एक वैल्यू आपको, एटलीस्ट वन वैल्यू आपको नॉन जीरो करनी पड़ेगी, और वो जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। और इसके लिए शर्त क्या बनी? इसके लिए शर्त बनी कि डेल्टा बराबर 0 होना चाहिए, ये शर्त है। तो कभी भी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का सवाल आए तो डेल्टा बराबर 0 की शर्त आप क्वेश्चन में लगाएंगे, है ना। और इस नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन को अतुच्छ हल कहेंगे अपन लोग। इसका क्या नाम दे रहा हूं आपको यहाँ पे? अतुच्छ।
अतुच्छ हल, या ऐसा भी लिखा हुआ आया है, इस प्रकार से भी ये लिखा हुआ है, अनिर्थक हल, अनिर्थक हल। अनिर्थक हल ऐसे भी इस पर लोग इसको कह सकते हैं, या ठीक है, अतुच्छ हल या अनिर्थक हल। तो कोई भी जो होमोजीनियस आपका जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है उसके हल जो है वो नॉन ट्राइवल कब होंगे, जब आपका डेल्टा 0 होगा, और ट्राइवल कब होंगे, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। और ट्राइवल सॉल्यूशन किनको कहेंगे, जब तीनों एक साथ 0 आ जाएंगे वो ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएंगे। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन एटलीस्ट वन वैल्यू क्या हो आपकी नॉन जीरो, तो उसको नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में आया वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। देखो क्वेश्चन ये आया स्टूडेंट कि के का मान, अभी 2022 के सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, के का वह मान, के का वह मान ताकि समीकरण निकाय के का वह मान ताकि समीकरण निकाय, अब समीकरण निकाय मैं आपके सामने लिख रहा हूं, x प्लस के वाई प्लस 3z बराबर 0, के एक्स प्लस 2y प्लस 2z बराबर 0, और 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0। हाँ, के का वह मान ताकि समीकरण निकाय का अनिर्थक हल हो, ऐसे क्वेश्चन आया है। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हो, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा गया। इसके ऑप्शन दे रखे थे माइनस का 2,5/4 माइनस का, फिर था 2,5/4, 1, -5/4, स्टूडेंट ये इसके अगले ने ऑप्शन क्वेश्चन में दे दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। आप लोग इंग्लिश में देख ले पेपर में। हाँ, तो अभी भी मैंने बताया कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को डेल्टा को क्या करते हुए चलना है, 0 के बराबर करना है, बस इतना ही काम करना है। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा बराबर 0 की शर्त लगानी है, और ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 की शर्त आपको लगानी है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 आप लोग इसमें अपनाएंगे, बोलो 1 के और 3, के 2 2 2 3 4 इक्वल टू आप लोग 0 की शर्त लगा दें इसमें, ठीक है। अब यहां से के निकाल लें, 1 इंटू, बोलो जी, हाँ 8 -6 कितना 2, माइनस का के इंटू, इसको छोड़ें इसको छोड़ें, बोलो 4k -4, फिर प्लस 3 इंटू, बोलो इसको छोड़ें इसको छोड़ें, 3k -4 बराबर 0। एक अपन लोग ऑप्शन जो है वो इसका नन ऑफ दिस करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर नहीं आ रही यहाँ पे, नन ऑफ दिस, और बनती हुई आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखेगी तो ऊपर वाले हो ही जाएंगे। ओके, आ जाओ, यहां बनेगी क्वाड्रेटिक, देखो 2 माइनस, बोलो 4k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 9k -12, क्वाड्रेटिक बन रही है तो इसका मतलब 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, तो नहीं मिटाते तो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अब देखो माइनस का 4k स्क्वायर प्लस का 13k और ये माइनस का 10 बराबर 0। माइनस से गुणा कर दो इसको आप थोड़ा सा, फोर के स्क्वायर माइनस का 13k प्लस का 10 बराबर 0, ये इस प्रकार की स्थिति है आपकी। और
देखेंगे के वैल्यूज निकाल लो, यहां से फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लो, नहीं हो रहे तो फिर द्विघात सूत्र से आप लोग इसको निकाल लो। 10 चौक 40 होना चाहिए। तो बताओ फैक्टर हो रहे हैं कि इसके? नहीं हो रहे तो द्विघात सूत्र अपना जिंदाबाद। बोलो माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac 169, 4ac 4 चौक 16, 16 इंटू 10 160 बटे 2a, और फैक्टर नजर आ गया तो कोई बात नहीं, फैक्टर कर लेना। ये 9 बच गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 बटे 8, पहले प्लस का चिन्ह लो 16 बटे 8, 2 माइनस का चिन्ह लो 13 माइनस 3 10 बटे 8, 10 बटे 8 को 5 बटे 4 कह दो, ये लो। तो ये वाला जो है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, के बराबर 2 और के बराबर 5 बटे 4। तो इस तरह से जब आपको नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की बात अगर अगला लिख के देता है तो तुम लोग क्या करना कि जो डेल्टा है वो उसको आपको 0 के बराबर कर देना है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक दो क्वेश्चन और कराना चाहूंगा। जैसे यूं सवाल दे दिया, और कर लो एक दो सवाल प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन ये दे दिया कि यदि समीकरण निकाय है 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 2, x माइनस 2y प्लस जेड बराबर माइनस 4, और x प्लस वाई प्लस लेमडा जेड बराबर 4, इसका कोई हल नहीं हो, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो, तो लेमडा कितना आएगा? अब इसके ऑप्शन लिखता हूं मैं, 0 1 2 माइनस 1, ये इसके ऑप्शन है। देखो ये होमोजीनियस नहीं है, बिना होमोजीनियस वाले इक्वेशन है, कोई हल नहीं है कि शर्त क्या होती है? सबसे पहले तो ये होता है डेल्टा इक्वल टू 0, और हालांकि जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और जो डेल्टा जेड है उनमें से कोई एक मान क्या होता है उसमें नॉन जीरो होता है, याद है ना। लेकिन सबसे पहले आप लोग डेल्टा बराबर 0 करेंगे, है ना, और वहां से अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो हाँ, डेल्टा बराबर 0 करो तो 2 माइनस 1 और माइनस 1, 1 माइनस 2 और 1, 1 1 लेमडा बराबर 0। हाँ 2 इंटू इसको छोड़ो इसको छोड़ो, माइनस का 2 लेमडा और माइनस 1, फिर प्लस माइनस प्लस चिन्ह है ना, तो माइनस इंटू माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा ये, फिर इसको छोड़ेंगे तो लेमडा माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू इसको छोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 4 लेमडा माइनस का 2, अब देखो स्टूडेंट कितना हो गया, माइनस का 3 लेमडा, है ना, और ये देखो माइनस 3 और माइनस 3 माइनस का 6 बराबर 0, माइनस 3 लेमडा बराबर 6 आ गया, तो लेमडा बराबर फिर स्टूडेंट माइनस का 2 आ गया। दोनों माइनस का 2 ऑप्शन कर देते हैं, दोबारा देख लो कोई गलती तो नहीं कर दी अपन ने। 2 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 1 1 1 लेमडा, 2 इंटू कितना आया माइनस का 2 लेमडा माइनस 1, फिर प्लस 1 इंटू इसको छोड़ो लेमडा माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू इसको छोड़ो 1 प्लस 2 3, ये माइनस का 4 लेमडा माइनस का 2 प्लस लेमडा माइनस 1 माइनस का 3, ये देखो माइनस का 3 लेमडा बच गया और ये माइनस का 6 हो गया बराबर 0। तो इस तरह से लेमडा का जो वैल्यू है वो स्टूडेंट कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। इसमें एक ऑप्शन माइनस का 2 भी है, ये वाला एक ऑप्शन माइनस का 2 करना पड़ेगा, तो ये वाला। अब देखो सुनो, देखो डेल्टा जो 0 है वो नॉन होमोजेनियस के लिए दो प्रकार की स्थितियों में होता है डेल्टा 0, एक तो जब अनंत हल होते हैं तब भी होता है, और एक जब कोई हल नहीं होते तब भी होता है ना। अब देखो ऐसा है कि कोई हल नहीं है का प्रश्न पूछा हुआ है और -2 आ गया तो आप -2 को टिक करते हुए चल दो उत्तर। अगर एक ऑप्शन क्या नहीं है, अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं दे रखा है तो फिर आंसर तो इन चारों में से आना है, और वो फिर -2 ही होगा। नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दे रखा तब की बात कर रहा हूँ, चारों न्यूमेरिकल ऑप्शन दे रखे हैं
तब आपको -2 करते हुए चलना है। और अगर आपको ज्यादा ही संतुष्टि करनी है तो आप डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड निकाल के देख लें, उनमें से कोई ना कोई एक मान क्या आ जाएगा लैम्डा और -2 के लिए, उनमें से कोई ना कोई एक मान नॉन जीरो आ जाएगा, तब आप ज्यादा संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन वो टाइम खराब करना हो जाएगा फिर एग्जाम के अंदर, है ना। तो जब आपको चारों ऑप्शन न्यूमेरिकल दे रखे हैं और कोई हल नहीं है का प्रश्न पूछ रहा हो, चाहे अनंत हल का प्रश्न पूछ रहा हो, और चारों ऑप्शन न्यूमेरिकल दे रखे हैं, सिंगल सिंगल ऑप्शन है, सारे सिंगल सिंगल वैल्यूज दे रखे हैं, सिंगल सिंगल वैल्यूज दे रखी हैं, है ना। तो फिर आप लोग कोई हल नहीं है का प्रश्न हो, चाहे अनंत हल का प्रश्न हो, डेल्टा को 0 के बराबर करके जो लैम्डा आता है उसको टिक करते आगे बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन अगर अगर इस ऑप्शन की जगह चौथा ऑप्शन अगर कैसा दे रखा हो, नन ऑफ दीज दे रखा हो, है ना, तो फिर तुम लोग जो है वो जैसे लैम्डा -2 निकाल लिया डेल्टा को 0 के बराबर करके, फिर तुमको डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड के मान निकालने पड़ेंगे भैया। फिर अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है तो अगर ये तीनों मान 0 आ गए मान लो निकालने के बाद, तो जो तुमने -2 उत्तर निकाला है वो तो किसका उत्तर हो जाएगा, अनंत हल वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अनंत हल वाले प्रश्न का। अगर ये तीनों 0 आ गए तो ये -2 अनंत हल वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको प्रश्न ये पूछा गया है तो फिर आपको -2 उत्तर नहीं देकर नन ऑफ दीज उत्तर देना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं है भैया। -2 के लिए डेल्टा तो 0 हो रहा है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों 0 हो रहे हैं, इसका मतलब -2 तो कौन से प्रश्न का उत्तर हो गया, अनंत हल वाले प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न आपसे कोई पूछा गया, कोई हल नहीं है, तो फिर आपको नन ऑफ दीज देना पड़ेगा। हाँ, मान लो यही प्रश्न ऐसे पूछा गया कि लेमडा का मान बताओ कि इसके अनंत हल हो, और ये वाली स्थिति उत्पन्न हो गई, -2 आ गया, फिर तीनों 0 आ गए, तब आप लोग -2 को उत्तर आप अनंत हल वाले प्रश्न का उत्तर दे देंगे। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि जब चारों ऑप्शन न्यूमेरिकल हो, ठीक है, और चाहे प्रश्न अनंत हल का पूछा जाए, चाहे कोई हल नहीं का प्रश्न पूछा जाए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जो भी मान आपको प्राप्त हुआ उसको टिक करते हुए आगे बढ़ जाए, डेल्टा डेल्टा वाई डेल्टा जेड मत निकाले, टाइम खराब मत करें। लेकिन अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दिस दे रखा है, या फिर ऐसे ऑप्शन दे दिए 1 0 1 2 केवल 1 केवल 2 ऐसे दे दिए, तो फिर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जो है, मान लो डेल्टा 0 किया तो ये वाला मान लो 2 मान आ गए, है ना, 1 2 आ गए, 1 2 यहां से आ गए, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि लेमडा बराबर 1 के लिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कैसे वेरी कर रहे हैं, लेमडा बराबर 2 के लिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कैसे वेरी कर रहे हैं, आपको उनको चेक करना पड़ेगा उसके बाद में, है ना, इस प्रकार की स्थिति में। तो अभी तो अपना क्वेश्चन हो गया -2 आ गया, एक क्वेश्चन में जो अभी बात कर रहा था उस टाइप का लेता हूं। देखो ये लो, हाँ, आप इस क्वेश्चन में चेक कर लेना, चाहे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो पक्का आ जाएगा, तो तभी आपका -2 उत्तर राइट होगा, क्योंकि और तो ऑप्शन ही नहीं थे हमारे पास संभव, चारों न्यूमेरिकल ऑप्शन पड़े थे, तो वही उसमें उत्तर हो रहा था। अब एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, देखो आपके लिए, फिर बताना आप लोग। अब ऐसे क्वेश्चन है, देखो एक, बताना कौन सा उत्तर दोगे, जैसे मैंने अभी जो बात कही ना आपसे, उसी प्रकार का क्वेश्चन ले रहा हूं। एक समीकरण निकाय है, एक समीकरण निकाय लिख रहा हूं मैं, हाँ, अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अल्फा -1, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड बराबर अल्फा -1, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड बराबर अल्फा -1, है ना। ये कह रहा है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तब अल्फा है, तब अल्फा क्या है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -2 नहीं, तीसरा ऑप्शन है या तो -2 या 1, और चौथा ऑप्शन है -2। ये लो, ये इसके ऑप्शन दे दिए अपने को। तो क्या प्रश्न है का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है की स्थिति में ये बात पक्का है कि डेल्टा 0 करेंगे, इसमें तो नो डाउट। बोलो अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे पक्का, चिन्ह आप जानते हो, प्लस माइनस प्लस होते हैं, अल्फा इंटू, बोलो इसको छोड़ें इसको छोड़ें, अल्फा स्क्वायर -1 -1 इंटू, इसको छोड़ें
को छोड़ें, इसको छोड़ें, बोलो अल्फा माइनस 1, फिर प्लस 1 इंटू, बोलो इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, 1 माइनस अल्फा बराबर 0। अब देखो ये हो जाता है अल्फा का क्यूब माइनस अल्फा हाँ अल्फा का क्यूब माइनस का 3 अल्फा हो गया भैया, प्लस का 2 बराबर 0। ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब जैसे इसको क्यूबिक को हल करेंगे तो अल्फा बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो अल्फा माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, तो अल्फा माइनस 1 फैक्टर हो गया, तो फिर दूसरा फैक्टर निकालने के लिए भाग लगाओ, बोलो अल्फा स्क्वायर टाइम डिवाइड हो गया, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर, चिन्ह बदलो, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2, अल्फा टाइम डिवाइड हो गया, माइनस 2 बार डिवाइड हो गया, ये लो इसके जो फैक्टर बड़े वो क्या बने स्टूडेंट, अल्फा माइनस 1 ये आए, तो या तो ये 0 करेंगे, या तो अल्फा माइनस 1 बराबर 0, तो अल्फा बराबर 1 आ जाएगा, और या इसको 0 करेंगे, अब इसमें बीच वाले एक टुकड़े कर दो, दो मूल समान आएंगे, एक अलग आएगा, एक तो आएगा 1। अब देखो तो इसको संतुष्ट करने वाले जो अल्फा के मान आए वो 1 और माइनस 2 आए, 1 और माइनस 2। अब आप सोचो कि ये वाला उत्तर कर दे, नहीं, अब सारे उत्तर का निर्णय कौन करेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड करने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक बात बताऊं, अगर अल्फा बराबर अगर आप 1 लेते हैं, कितना 1, तो आप गौर करना ये d1 d2 d3 0 हो जाएगा, d1 d2 d3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर 1 के लिए तो d1 d2 d3 0 हो गया, तो फिर आपको पता लग गया क्या कौन 0 हो गए, ये 0 हो गए हैं। इसका मतलब अल्फा बराबर 1 जो उत्तर है वो तो अनंत हल का उत्तर है, कोई हल नहीं है का उत्तर नहीं है, क्यों, क्योंकि डेल्टा तो 0 हो गया अल्फा बराबर 1 के लिए, और देखो d1 d2 d3 भी 0 हो रहे हैं अल्फा बराबर 1 के लिए, तो फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी 0 हो गए, इसका मतलब अल्फा बराबर 1 इस पर्सन के लिए उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में चला गया। अब कौन बचा, -2। अब -2 के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो कंफर्म हो गया कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, अब -2 के लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने को -2 के लिए इसमें से डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड का मान निकालना पड़ेगा, और कोई ना कोई एक मान हमें देखना पड़ेगा कि नॉन जीरो हो रहा है क्या, तब तो -2 को अपन लोग कहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर है, और वरना अगर -2 के लिए वो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों 0 हो रहे हैं, तो फिर भैया फिर आपका उत्तर जो है वो तुमको पता ही है कि अपन लोग ना तो ये दे पाएंगे, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता 1, फिर -2 नहीं, इसको अपन लोग कहेंगे, फिर यही उत्तर देंगे फिर अपन लोग, है ना। तो अपन लोग -2 के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड का मान निकालते हैं, देखो किसके लिए, -2 के लिए, आ जाओ एक ही मान निकाल लेते हैं, चलो जितना जल्दी आ जाए उतना ठीक है, डेल्टा एक्स निकालते हैं, देखो आओ, अल्फा बराबर कितना ले रहे हो, -2, तो चलो -2, डेल्टा एक्स निकालेंगे तो एक्स वाला छूटेगा, तो 1 -2 और -1 -3 हो गया, फिर देखो -2 1 -2 और -1 -3 हो गया, हाँ बोलो 1 -2 और ये देखो -2 -1 -3 हो गया, ये डेल्टा एक्स निकाल रहा हूं मैं, अब इसको हल कर रहा हूं, 1 इंटू बोलो छोड़ो छोड़ो, माइनस का 3 और प्लस का 6 और -6 हो गया, तो -3 और -6 माइनस का 9 हो गया, देखो ये है ना। अच्छा फिर -1 इंटू बोलो, इसको छोड़ो 6 + 3 9 हो गया, फिर -3 इंटू देखो इसको छोड़ो 4 -1 हो गया, तो ये देखो -9 और -9, वाह नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब जो है वो -2 जो उत्तर है वो हमारा इस प्रश्न का उत्तर राइट हो गया, -2, तो डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो कोई हल नहीं है का उत्तर ये हो गया, तो अपना इस प्रश्न का जो उत्तर है वो -2 करेक्ट हो जाएगा, ये वाला।
क्योंकि डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया, डेल्टा आपका इक्वल टू 0 है। ये नहीं होगा, आप लोग सोचें कि यार -2 और 1 दोनों आ गए तो अपन लोग इस उत्तर को कर देते हैं, है ना। ये वाली चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मान लो -2 के लिए भी तीनों 0 आ जाते, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों 0 आ जाते, तो फिर 1 और -2 कौन से प्रश्न के उत्तर हो जाते? अनंत वाले प्रश्न के उत्तर हो जाते। और इसी प्रश्न में क्या पूछता? समीकरण निकाय के हल अनंत हो तो अल्फा कितना होगा? तो अल्फा आपको कितना उत्तर करना पड़ता? फिर पहला उत्तर करना पड़ता 1, ठीक है। क्योंकि -2 के लिए तो आपका डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और 1 के लिए आप लोगों ने देख लिया कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों 0 हैं और डेल्टा भी क्या है? 0 है। ओके, मेरे हिसाब से आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़े रहिए क्लासेस से और लगातार लुत्फ उठाइए। और आपने अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर एंड लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी आपको क्लासेस जो हैं वो मिलती रहेंगी। थैंक यू।